तो लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर दो तरह के मैकेनिज्म हम लोगों ने स्टडी किए थे, SN1 और SN2। जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपके सामने मैंने दोबारा लिखे हैं। SN1 दो स्टेप रिएक्शन है जिसके अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, जिसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। तो वहां पे 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, इस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट होगा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ऑन द अदर हैंड SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन था, उसके अंदर कार्बोकैटायन नहीं बनता है, उसके अंदर बनता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट या कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड स्टेट का मतलब क्या था कि आगे से एक न्यूक्लियोफाइल हट रहा होगा, यानी कि मैं हैलाइड आयन बोलूंगा उसको, हैलाइड आयन हट रहा होगा और पीछे से दूसरा न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियसली अटैक करेगा, जिसकी वजह से वहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और जो कंपाउंड बनेगा उसकी जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली उसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो इन्वर्टेड होगी, यानी कि इन्वर्ट हो चुका होगा उसका ज्योमेट्री। उसके बाद मेनली जो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद करने के हैं कि जो SN1 मैकेनिज्म है वो शो करेगा बाय द वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों शो करेंगे? क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो एल्काइल हैलाइड को हटा दे। वो वेट करेगा कि कब एल्काइल हैलाइड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की मदद से हटेंगे, और जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर और अल्कोहल वगैरह वहां पे बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो जब वहां पे जगह खाली होगी, कार्बोकैटायन बनेगा, तब जाके आपका वीक न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा। इसलिए यहाँ पे आप ये याद कीजिए कि वीक न्यूक्लियोफाइल किसी वीक रिएजेंट से अगर आएगा तब वहां पे SN1 मैकेनिज्म होगा। इसका एग्जांपल सपोज वाटर, अमोनिया, एथाइल अल्कोहल एटसेट्रा। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग रिएजेंट से आएगा, या ये कहिए कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तब वो शो करेगा SN2 मैकेनिज्म। तब वो वेट नहीं करेगा हैलाइड आयन की जाने की, वो इमीडिएटली अटैक करेगा। ये पॉइंट क्लियर करने के बाद अब हम सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर OH ग्रुप हटेगा एल्काइल हैलाइड की जगह तो क्या बन जाएंगे जी? एल्कोहल्स। तो जनरल रिएक्शन RX विल गिव यू ROH प्लस X नेगेटिव। X नेगेटिव हैलाइड आयन जो हमने यहाँ प्रोड्यूस किया है वो रिएक्ट करेगा अलग अलग रिएजेंट्स के साथ टू फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड। तो कहने का मतलब हम ये जो रिएजेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सपोज एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या मॉइस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड, या मॉइस्ट Ag2O, इन चारों में से कोई भी रिएजेंट अगर आपको दिखता है तो वो इजिली एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल। अब ये जितने भी रिएजेंट आपने डाले हैं, दे ऑल आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये प्रोवाइड कराएंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन फेवर होगा पुत्र? SN2। SN2 है तो डेफिनेटली जो एल्काइल हैलाइड है उसके अंदर प्राइमरी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो ये कंसेप्ट हमारा यहां से इजीली समझ में आ जाता है। तो यानी कि हम एक एग्जांपल लें, अगर आप सपोज रख लीजिए C2H5Cl, इसको आप रिएक्ट कराएंगे विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मतलब C2H5OH प्लस KCl। सो यू कैन सी कि ये जो कंपाउंड बना है दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है जी। अब यहां पे ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होंगे तो ज्यादा बेटर है, सेकेंडरी होंगे तो भी रिएक्शन समहाउ शो करेंगे, थोड़ा स्लो करेंगे, लेकिन टर्शियरी होंगे तो रिएक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो मतलब जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से SN2 मैकेनिज्म होगा। SN2 मैकेनिज्म का मतलब है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अटैक कहां से करेगा पुत्र? फ्रॉम रेयर साइड, फ्रॉम रेयर साइड, यानी कि पीछे से। अगर वो रेयर साइड से अटैक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा? इन्वर्जन वाला। तो यहाँ पे C2H5OH बनेगा। लेकिन अगर यही OH ग्रुप आपको वीक न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कराए, सपोज आप C2H5Cl में वाटर डालिए, तो वाटर एक वीक बेस है, न्यूट्रल होता है, जनरली एक वीक बेस है, तो ये जब डिसोशिएट होगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा। ये OH नेगेटिव आयन जो है ये एक्ट करेंगे एज अ वीक बेस नाउ।
एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जिसकी वजह से अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये वेट करेगा कि कब हैलाइड आयन जाएगा, कब मैं जुड़ूंगा, यानी कि 2 स्टेप हो जाएंगे। तो 2 स्टेप किस मैकेनिज्म में होते थे, SN1। और यहां पे जो अटैक होगा दैट इज फ्रॉम बोथ साइड्स, अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटेंशन वाला भी होगा और इन्वर्जन वाला भी होगा। नो डाउट थोड़ा सा इन्वर्जन वाला ज्यादा होता है, लेकिन जो ये मिक्सचर बनता है उसको क्या कहा जाता है, रेशमिक मिक्सचर। तो ये स्टेप आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो जो सेकंड रिएक्शन होगा पुत्र, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे एल्काइल हैलाइड को बाय OR ग्रुप। OR ग्रुप को आप क्या कहोगे, एल्कोक्सी ग्रुप। तो अगर OR ग्रुप यहाँ पे लगेगा तो ये बन जाएगा ROR डैश। ROR डैश क्या होते हैं, ईथर्स। तो यानी कि आप क्या बना रहे हो पुत्र, अब ईथर्स। सो फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स के अंदर भी ये रिएक्शन यूज होगा, ठीक है जी। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज C2H5Cl रिएक्ट किया विद सोडियम मिथॉक्साइड NaOCH3 in the presence of dry ether, then you will get ROR dash C2H5OCH3 plus NaCl। ये एक पॉपुलर नेम्ड रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसको आप अपने कॉपी में नोट्स में बड़े इंपॉर्टेंट लिखिए, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन काफी ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है। अब ये जो आपका OR ग्रुप है, OR डैश ग्रुप, ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह देखो, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस था ना, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये भी NaOR नहीं तो है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से अब यहां पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा पुत्र, SN2 सिंगल स्टेप वाला। अगर ऐसा है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड शो करेंगे ज्यादा ये रिएक्शन एज कंपेयर टू सेकेंडरी और एज कंपेयर टू टर्शियरी। और बाकी सारी कहानी यहाँ लिखी हुई है, इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे ताकि आप इजीली प्रोडक्ट बना सकें। अब इसमें जनरली एक क्वेश्चन आता है उत्तर, आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है ए और बी कौन है इसमें। तो अब ए और बी के हिसाब से एक एल्काइल हैलाइड है, एक सोडियम एल्कोक्साइड है, लेकिन कौन क्या है इसमें वो आपने पहचानना है। तो अब ए और बी कैसे आप फाइंड करेंगे, तो इस तरह के कंपाउंड के अंदर पुत्र आपने जो प्रोडक्ट बना है, पहले देखना है कि जो ईथर बना है उसमें से प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप कौन सा है और दूसरा सेकेंडरी या टर्शियरी ग्रुप कौन सा है। जो प्राइमरी ग्रुप होगा प्रीडोमिनेंटली वो होगा एल्काइल हैलाइड। तो देखिए CH3CH2 ये प्राइमरी ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन जिसके साथ O ग्रुप लगा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्शियरी ग्रुप है। तो सर यानी कि एल्काइल हैलाइड हमारा प्राइमरी वाला होगा। तो CH3CH2Cl प्लस सोडियम एल्कोक्साइड में आप जो एल्काइल ग्रुप है वो आप टर्शियरी वाला रख देंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के कुछ कंसेप्ट्स। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है पुत्र दैट इज रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, CN ग्रुप। अब यहाँ पे जब CN ग्रुप हटेगा तो RCN लग जाएगा, यानी कि बन जाएगा एल्काइल साइनाइड। तो अब इसको आप क्या करते हो, आप एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हो विद पोटेशियम साइनाइड KCN या AgCN, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका RCN और KX अलग। एक एग्जांपल हमने लिखा है C2H5Br रिएक्ट किया विद KCN और सोडियम साइनाइड NaCN, देन द प्रोडक्ट्स ऑफ फाउंड विल बी CH3CH2CN और KBr। अब एक तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एक कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज हो गया है, एक कार्बन एटम पेरेंट रिएक्टेंट के मुकाबले इंक्रीज हो गया है। तो इसको हम एसेंट ऑफ चेन में भी स्टडी करेंगे, यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट में कार्बन एटम इंक्रीज करना है तो हम ये रिएक्शन यूज करते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरा जो KCN और NaCN है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कराने वाले रिएजेंट है, यहाँ पे लिखा भी था मैंने KCN वगैरह। तो जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 मैकेनिज्म होगा। SN2 का मतलब सिंगल स्टेप वाला, यानी कि साइनाइड वेट नहीं करेगा ब्रोमाइड के हटने को, वो पीछे से अटैक कर देगा रेयर साइड से और प्रोडक्ट बनाने का CH3CH2CN और KBr, ठीक है जी। अब बाय द वे यहीं पे अगर आपको एक और रिएक्शन इसके साथ में ही हम 4th स्टेप देखें और वहां पे अगर आप देखोगे कि अगर आप एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाओगे विद AgCN, तो अगर आप AgCN डालते हो सिल्वर साइनाइड तब जो प्रोडक्ट है वो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, यानी कि RX रिएक्ट विद AgCN, देन द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म विल बी RNC। तो एग्जांपल दिया आपको, C2H5Cl प्लस AgCN रिएक्ट करेगा, C2H5NC बनेगा, साथ में AgC।
SN2 मैकेनिज्म ही होगा सर। लेकिन क्वेश्चन ये राइज हुआ कि इस बार यहाँ पे ये क्या हुआ, प्रोडक्ट जब KCN डाला तो साइनो ग्रुप जुड़ा है, जब आपने AgCN डाला है तो NC ग्रुप जुड़ा है ना। तो इसको समझते हैं हम। तो पुत्र ध्यान से समझिए, अगर एल्काइल हैलाइड KCN से रिएक्ट कर रहा है तो साइनो कंपाउंड क्यों बना रहा है, और AgCN से रिएक्ट कर रहा है तो आइसोसाइनेट क्यों बना रहा है। ध्यान से सुनिए, जब KCN अटैकिंग रिएजेंट के फॉर्म में आएगा तब यहाँ पे जो KCN है वो एक प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड बन जाता है, क्योंकि पोटेशियम जो है वो एक मेटल है, मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। हालांकि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक और 100% कोवैलेंट नहीं होता है, आपको पहले भी बताया हुआ है, बट इसके अंदर प्रीडोमिनेटली ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, जिसकी वजह से जब बॉन्ड टूटेगा, जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो Cn नेगेटिव और K पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे रहेगा। ठीक है जी। सो जिसकी वजह से जो अटैक होगा दैट विल बी अकर फ्रॉम C नेगेटिव साइड, यानी कि कार्बन साइड से अटैक होगा फ्रॉम द साइनो ग्रुप। क्लियर हो गया जी। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के कार्बन साइड से अटैक होगा और कंपाउंड बनेगा RCN। लेकिन जब AgCN आएगा तो AgCN एक प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट कंपाउंड होगा। सर कैसे होगा, याद कीजिए फजान रूल के हिसाब से कोवैलेंट कैरेक्टर जब हम आयनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं तब आपको बताया जाता है कि जितना कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा या एनायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, या साइज के हिसाब से स्मॉल द साइज ऑफ कैटायन लार्ज द साइज ऑफ एनायन तब भी कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टॉर्शन उतनी ज्यादा हो जाती है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन कि अगर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए कैटायन की, जो क्या है NH2 NP6 ND10, तब वहां पे कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इन द आयनिक कंपाउंड। तो वही देखिए आप AgCN के अंदर अगर ये टूटता तो ये Ag पॉजिटिव बनता पुत्र। देखो Cn नेगेटिव तो Ag पॉजिटिव के साथ ही आगे जुड़ा है ना, तो Ag पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 47, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ पे क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद 4s2 4p6 5s1 5s1 4d10। ठीक है जी। जब एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां से, 5s में से, आता भी पहले 5s में है, जाता भी पहले 5s से, तो 5s0। अब अगर ये गया तो ये देखिए एक स्टेबल स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है जी, किसकी, कैटायन की, NH2 NP6 ND10, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इन बिटवीन द सिल्वर एंड कार्बन बॉन्ड, सिल्वर और कार्बन बॉन्ड के बीच में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया। अब कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो यहाँ पे बॉन्ड टूट के इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब नहीं है, तो अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दिस केस दे विल अटैक ऑन टू द एल्काइल ग्रुप, तो वो एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेंगे रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RNC। क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट जो दो रिएक्शन है वो हम इकट्ठे करेंगे पुत्र। एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराया विद KNO2 तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो बना RONO। ये एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, आपको ये भी याद होगा, Cn नेगेटिव और NO2 एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, तो वो कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज हो रहा है। और अगर आप एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हो विद AgNO2 तब जो प्रोडक्ट बनेगा पुत्र वो बनने वाला है नाइट्रो कंपाउंड RNO2। क्लियर हुआ यहाँ पे। रीजन सर, रीजन सेम, क्योंकि KNO2 ग्रुप जो होगा वो आयनिक नेचर का होगा, जिसकी वजह से अब अटैक जो है वो बॉन्ड टूटेगा और अटैक जो है वो ऑक्सीजन साइड से होगा ऑफ द NO2 ग्रुप। लेकिन जो AgNO2 ग्रुप है उसके अंदर सिल्वर Ag पॉजिटिव आयन में, आयन की फॉर्म में होगा, और कैटायन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्यूडो नोबल गैस जैसी होगी, NH2 NP6 ND10, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करने के लिए जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर सिल्वर नाइट्रेट ला रहे हो तो नाइट्रो कंपाउंड, और अगर आप KNO2 ला रहे हो तो नाइट्राइट कंपाउंड बनेंगे while reaction with the alkyl halide during a nucleophilic substitution reaction। तो उधर 7th होगा रिप्लेसमेंट बाय NH2 ग्रुप टू फॉर्म्स अमाइंस। तो सबसे पहले नाम याद कीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन्स एमोनोलिसिस रिएक्शन। इस हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन के अंदर एल्काइल हैलाइड को फर्स्ट स्टेप में आप अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे,
तब आपके पास बनेगा प्राइमरी अमीन RNS2 में से RNS2 बनेगा और एक HX अलग। वीक न्यूक्लियोफाइल है जैसा आपको बताया था, तो SN1 मैकेनिज्म होगा, है ना, वेट होगी। तो अल्टीमेटली अगर RNS2 प्राइमरी अल्काइल प्राइमरी अमीन बना, अब यहाँ पे RH की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, ये तो है नहीं कि थोड़ी बहुत होगी, तो वो फर्दर रिएक्ट करेगा RNS2 से एक HX और बाहर R2NH, यानी कि हम कह सकते हैं सेकेंडरी बन गया जी। फर्दर अल्काइल हाइड्राइड से रिएक्ट करेगा, फिर एक हाइड्रोजन और हेलोजन निकल जाएगा, तो आपके पास टर्शरी अमाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर अल्काइल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा, तो अब हाइड्रोजन अवेलेबल है नहीं है निकलने के लिए, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा R4N ब्रैकेट में पॉजिटिव X नेगेटिव, यानी कि ये बन गया क्वांटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वांटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये जो क्वांटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, एग्जांपल दे देते हैं हम, सपोज C2H5 4 टाइम्स सोडियम से बाहर क्लोरीन, तो ये है पुत्र स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड, और इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K की वैल्यू वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दे आर स्ट्रॉन्ग आयनिक इन नेचर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज वेरी हाई। और अगर आप इसका नाम लिखना चाहोगे तो नाम क्या बनेगा पुत्र? टेट्रा इथाइल एमोनियम क्लोराइड। टेट्रा इथाइल एमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मेन रिएक्शन हो गए हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, और लास्ट होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन।